अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 117 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। होपफुली ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी। कोशिश करेंगे अगर एंड पे मिसाल के तौर पे असर तक जाते जाते नज़र आ रहा है कि कोई घंटे डेढ़ का काम है तो फिर आपको नहीं बुलाऊंगा अगले दिन। ज़्यादा काम लगा तो फिर असर पे ख़त्म करके फिर कल 1-2 घंटे के लिए सिर्फ आना पड़ सकता है। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खाम मेरे पे प्रेशर नहीं डालना। मेरे प्रेशर, मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं आप लोगों को ये देख करके जा रहे हो और फिर कुछ रह गया। रिलैक्स करके करेंगे काम। सारा सेशन हम रिलैक्स रहे हैं। कोई मोमेंट मुझे नहीं याद पड़ती कि हमें कभी ऐसा होता था कि क्लास का टाइम ख़त्म होगा तो वो सवाल अगली दफ़ा फिर शुरू कर लेते थे, अगले दिन तस्वीर से शुरू कर लेते थे। तो ये एक आदत है हमारी, हम सुकून से ही काम करते हैं, सुकून से ही करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज क्लास ख़त्म हो जाएगी। नहीं होती अगर तो कल फिर सवेरे आप बेशक ना आइएगा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो मैं 2-4 बच्चे भी मैं पकड़ के ना रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये ना हो कि आप आज असर की नमाज के लिए ब्रेक हो और आपको ना, ये कोई बात है, हम तो कल नहीं आ रहे, इसलिए इंशाअल्लाह आखिरी होगी। शुरू करते हैं जहाँ पे कल छोड़ी थी बात। हड़प्पा इंडस्ट्रीज़ वाला सवाल हमने किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस और हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन वाला काम कर लेना। ठीक है, तो मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए मैंने आपको हमेशा से समझाया हुआ है कि आपने इस कॉलम को सिर्फ पकड़ना है, आपकी मूवमेंट बन जाएगी। ठीक है, आप इसको अलग अलग बना सकते हैं, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग करके इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग ही बना देता हूँ। ठीक है, आपके इस वर्किंग के अंदर क्या क्या आइटम्स आया करते थे जी? ओपनिंग, अरोज, एडजस्टेड, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग। तो ओपनिंग, कोई अरोज हो तो ऐड हो जाता है, कोई एडजस्टेड का मतलब कोई लॉस आया, सरप्लस को खा गया, कोई ट्रांसफर है तो वो आएगा, और क्लोजिंग आ जाता है। ठीक है जी। अब जरा माजरत, अब वो बोर्ड वाली सहूलत तो नहीं है, लेकिन कल चूंकि आपकी बस हो गई थी तो मेरी भी बस हो गई थी तो फिर हम चले गए थे। ठीक है, क्योंकि आज भी आना था ना, आज तो बस नहीं होगी, अगर एंड पे थोड़ा सा लगा तो हम खींच लेंगे ना थोड़ा सा जी। अच्छा जी, अब लैंड को देखो तो देखो, रूल वही है नोट के लिए। हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2020, तो हमने 30 जून 2019 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकालना है और फिर उसको इस साल में ओपनिंग बनाना है, जैसे हम मेन नोट में भी करते थे। मेन नोट में तो उसने दिया हुआ था ओपनिंग, इसी तरह से हम सब नोट में भी यहाँ पर करेंगे। तो 30 जून 2019, सॉरी 30 जून 2020 है, हाँ, तो 30 जून 2019 पे खड़े होकर कोई सरप्लस था ही नहीं, ये तो 30 जून 20 पर भी नहीं था, तो इसका मतलब ओपनिंग तो कुछ नहीं है, बल्कि 8 रुपए का सरप्लस अरोज हुआ, कुछ भी एडजस्टेड नहीं, कोई ट्रांसफर्ड नहीं, यही क्लोजिंग में आएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, बिल्डिंग की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्डिंग में 1 जुलाई 19 पर ओपनिंग आ रहा है, 30 जून 19 का मतलब 1 जुलाई 19 ना, वो कितना आ रहा है जी? तो ओपनिंग सरप्लस आ रहा है। इस साल में चलते चलते ट्रांसफर भी हुआ है, ये देखो, ये 16 का एक, 16 में से एक ट्रांसफर भी हुआ है टू रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके मैंने आपको कहा था सिर्फ इस येलो कॉलम को देखना है। ठीक है, और फिर ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ? जो 15 पड़ा था वो सारे का सारा लॉस आया और उसको खा गया, तो अरोज तो कुछ ना हुआ, उल्टा एडजस्ट हो गया 150, पूरा ही नहीं सी होना साढ़े को। ठीक है जी, तो ये जनाब कितना बच गया? फिर 150 लिख दिया, चले ठीक है, 19 का फर्क है, सिफर ही है ना यार, सिफर का क्या होता है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन के लिए शॉर्टकट लगाना है, और मैंने आपको यूं बता भी दिया था कि शॉर्टकट यूं लगना है। पहली बात तो ये डिसाइड कर लें कि फिगर्स कौन सी होती हैं, तो फिगर्स ये होती हैं ऐसे करके, ये मूंगफली बन गई, वो पता नहीं क्या बना है। चलें, रूल क्या था? अगर आपका सरप्लस आया है तो आपने उसको लेस कर देना है, और अगर लॉस आया है, पीएनएल वाले कॉलम को देखते थे, तो उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो लैंड के केस में हैड देन वैसे भी शायद निकाल लेते आप, लेकिन जब शॉर्टकट अवेलेबल है तो टाइम बचाया करें। ठीक है, तो लैंड पे सरप्लस आया है, सरप्लस आया है तो 120 में से 8 को माइनस करें, तो ये कितना आ गया? 100,
8 मिलियन, 112 मिलियन, 112 मिलियन, मिलियन में ही चल रहा था ना सवाल, ठीक है। ये समझ आया, समझ आया है? ऐसे ही यहां पर चूंकि बिल्डिंग में लॉस आया है, ये पीएनएल नहीं लिखा हुआ, यहां पे देखो ना गलतियां निकल रही हैं जी, पीएनएल, तो लॉस आया है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी रीवैल्यूड अमाउंट है उसको पकड़ना है और उसमें आपने से ये लॉस है तो ऐड कर देना है आपने, तो 35 प्लस 2.5 है, एडी तंग जगह तक में लिखा मैं, ये कितना बन गया जी 37.5, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, 112 इधर आया ना, 112 मिलियन, और यहाँ क्या आया जी 37.5 मिलियन की जगह बन नहीं गई है, ठीक है जी, ये दो हो गए। अच्छा, दोनों हो गए। अब ये रीवैल्यूएशन के सब नोट्स हैं, जब भी रीवैल्यूएशन आ जाए सवाल में, पीपीई का नोट हो तो ये 3 सब नोट्स लाजमी बनाने हैं। तो पीपीई के नोट में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, रीवैल्यूएशन की मूवमेंट, सरप्लस की मूवमेंट आपको आपकी वर्किंग से मिलेगी, ओके। और ये हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन में भी लंबी लंबी कहानियां हमने खींची हुई थी, शॉर्टकट मौजूद है, इससे आपने काम चला लेना, ठीक है। नहीं समझ आती इस बात की तो कोई बात नहीं, हैड देयर बीन नो, फिर पूरा डेटा देगा आपको वो, इसमें तो पूरा डेटा भी नहीं था ना, पूरा डेटा देगा, अगर वो ये रूल नहीं लग सक रहा होगा, पूरा डेटा देगा फिर तो आपको फिर वो थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी पड़ेगी बस, लेकिन नहीं जरूरत पड़ेगी, ये सुकून से करो ये काम। अगर सवाल में रीवैल्यूएशन होगी पीपी के नोट में, जो कि होगी, उसके बगैर पीपी का नोट आपको क्या करेगा वो देकर, तो पीपी का नोट आएगा, रीवैल्यूएशन भी होगी, तो ये सब कुछ होना है, तो ये 3 सब नोट्स लाजमी बनाने हैं, इनकी कोई माफी नहीं है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से और सब नोट्स भी इसमें बन सकते हैं, जैसे अगर सवाल में चेंज इन एस्टीमेट हो और वो यूं कह दे कि प्रिपेयर डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, तो फिर चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना आता है आपको, छोटा सा नोटिस ही होती थी, ठीक है। वो उसमें हम कहते थे इफेक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट और इफेक्ट ऑन इंक्रीज या डिक्रीज फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स, बस वो इतना सा काम करते थे, शॉर्टकट था, आइए सेट जाहिर रिवाइज करके गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही जब कभी बोरिंग कॉस्ट आएगी, बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए ना हमने एक पैरा सिर्फ छोड़ा था छोटा सा, जिसमें डिस्क्लोजर्स लिखे हुए थे, IAS 23 के इतने डिस्क्लोजर्स थे। वो डिस्क्लोजर क्या थे, बस अगर आपके सवाल के अंदर आपके इस साल में आपको एसिड नजर आ रहा है प्लांट, और बोलो इस प्लांट के अंदर आपकी 2.84 है, पॉइंट जरा गायब हो गया तो तस्वीर में, ठीक है, ये 2.84 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, बस ये आपने यूजर को बताना है, बोरिंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर सिर्फ इतना सा कि आपके प्लांट की कैरिंग अमाउंट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, इंटरेस्ट रेट कितना यूज हुआ था 12%, तो ये 3 चीजें बस IAS 23 कहता है बता दो। अब नीचे तो जगह है नहीं तो मैं यहाँ 7.4 लिख रहा हूं, आपके पास तो जगह होगी इंशाल्लाह, तो उसको लिखें कि ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे ही अपने अल्फाज में लिख देना बस, ड्यूरिंग द ईयर बोरिंग कॉस्ट, मैं ड्यूरिंग द ईयर को अगर ऐसे लिख दूं, आप पूरा लिखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर बोरिंग कॉस्ट भी ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज ऑफ रुपीज, मैं छोटा छोटा करता जा रहा हूं, ऑफ रुपीज कितना था 2. रजिस्टर ना खोलना, कल सवाल किया ना खोलना, अभी CMA वाले बैठे थे चहक चहक कर बातें कर रहे थे, पता नहीं केड़ी सुतियां रुआं आ गई ने मेरी क्लास से। 2.84 ऑफ 2.84 मिलियन, जिसे बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2.84 मिलियन इज कैपिटलाइज्ड, नहीं इन एसेट्स नहीं, दसो केड़ा एसेट, इन कैपिटलाइज्ड इन प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट लिखना चाहिए, चलो लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ या कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट, कुछ भी लिख लो, कैपिटलाइज इन प्लांट नहीं, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट, असल लफ्ज तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया आपने कि प्लांट की कैरिंग अमाउंट में 2.8 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट पड़ी है, और साथ ही ये बता दो इंटरेस्ट रेट क्या यूज हुआ था, तो कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 12% इज यूज्ड, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट %12 इज यूज, दैट्स ऑल। तो ये जनाब मेरी तरफ से इसका खात्मा हो गया। कल अब ये बात कैसे करता, कल वैसे ही आपकी बत्तियां गुल हो चुकी थी, ठीक है। तो ये क्या है,
ये 3 डिस्क्लोजर्स तो पक्के हैं नोट के अंदर। पक्के इसलिए कह रहा हूं कि आपका नोट बगैर रिवैल्यूएशन के तो आता नहीं है, बड़ा सवाल होगा। तो ये 3 तो रिवैल्यूएशन के नोट हो गए। उसके अलावा जरूरत के मुताबिक कोई एक आधा नोट साथ बन सकता है। आपको नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि आई कैप ना नॉर्मली क्या करता है, जब पीपीई का नोट देता है ना, तो वो ये कह देता है कि प्रिपेयर डिस्क्लोजर ये नोट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये बोरिंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर IAS 16 ने तो नहीं कहा, ये तो IAS 23 ने कहा है। ऐसे ही चेंज इन एस्टीमेट का तो IAS 8 ने कहा है। ठीक है, तो जरा ऐसे ही नजर मारें अगर नोट वाले सवालों पर, तो वो क्या कहता है, प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई फॉर इंक्लूजन। तो इसलिए पीपीई का सिर्फ नोट बनाना, तो पीपीई IAS 16 में आता है, तो उसके सब नोट में ये सब नोट देने की जरूरत नहीं थी, कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आई कैप भी नहीं देता। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई। तो यहां पर भी कोई सब नोट, हालांकि यहां पे चेंज इन एस्टीमेट था सवाल में, लेकिन आई कैप का सोल्यूशन उठाकर देखेंगे उसने एस्टीमेट चेंज का नोट, यानी कि आपको नहीं देने की। आप ये तैयारी किसकी करा रहा हूं, इन केस वो कह देता है प्रिपेयर करो डिस्क्लोजर नोट्स इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट IFRS, तो फिर पीपी का नोट तो बनेगा ही। कोई इक्का दुक्का ऐसी एडिशनल चीज आए तो वो भी डाल देना, याद आ जाए डाल देना, नहीं भी तो खैर ठीक है। और भी कोई नोट का सवाल इसके बाद, ये प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये दोनों नोट्स आपने बनाए थे, सारे काम आपने किए हुए हैं, ये सारे सवाल किए हुए हैं आपने। ट्राउट लिमिटेड प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये होमवर्क आपने कर लिया होगा उम्मीद है जब दिया था किसी जमाने में। चलें तो इससे पीछे भी चलते हैं, इससे पीछे भी एक नजर डाल आते हैं। ये अभी हमने की सूखी हो गया, ये कौन सा है, ये तो जर्नल एंट्री स्पार्टनिक हो गया, ये अभी अभी किया हमने, ये करना है। ये तो आपका थ्योरेटिकल है, ये आपने खुद ही करना है। मैं रखूंगा इसको रखूंगा रिवीजन प्लान में। सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुश्किल है कि आए इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में, IAS 16 में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2-4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिस्कशन वाला। तो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल अभी करना है, ये वाला। ये मंडे लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई। उसने खुद ही कह दिया नोट किसका बनाओ, तो पीपीई का नोट याद रखना ये IAS 16 डील करता है। और IAS 16 के अंदर जो डिस्क्लोजर्स है ना, वो आपके इस तीसरे सब नोट तक खत्म हो जाते हैं। मैंने सारे बीच में कवर किए हुए हैं। हाँ, अगर बीच में मैं आज पढ़ाता हूँ ना डिस्क्लोजर आप पढ़ाने हैं, ठीक है, जब उनको देखेंगे तो इस तरह की चीज लिखी होती है कि हमने कोई पीपीई खरीदने की कमिटमेंट कर ली, तो फिर उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, सिर्फ लिख कर बताना होता है सब नोट्स में, ठीक है। या कोई 2-4 चीजें और भी हैं तो वो छेड़खानी कर सकता है, वहां से पढ़ लेंगे एक बार, उससे मिलती जुलती चीज अगर आ गई तो ऐसे ही 7.3 के बाद 4, 5, 6 उनमें लिखते चले जाओगे, ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, आ जाए जरा पेज नंबर 222 पे, 222 पेज पे आए। हम क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। ये क्वेश्चन करके फिर नियत तो मैंने ये किया, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन करके या तो रीसेंट अटैम्प्ट वाला, बल्कि रीसेंट अटैम्प्ट वाला सवाल ही करेंगे, ठीक है। अब वो अगर जोहर से पहले ना खत्म हुआ तो पार्ट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर जोहर के बाद जब शुरू करेंगे तो वो वाला सवाल पहले करते हुए बाकी कुछ सवाल करने वाले इसी रीसेंट अटैम्प्ट के सवाल रह गए हैं, फिर कोशिश करेंगे असर तक हो जाए। असर के बाद फिर जब मिलेंगे तो जो कमियां कोताहियां छोटी मोटी हैं उनके लिए फिर, तो अगर असर से पहले तक पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर कभी उम्मीद है कि आज ही छुट्टी दे दूंगा। मैक्सिमम ये होगा कि मगरिब पढ़ के फिर आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि फिर आज इसको ख़त्म करें ना। आपका आना जाना भी तो एक मसला है आप लोगों के लिए, चलो उससे तो जान छूटे आपकी, लेकिन अगर लगा कि काम जो है वो ऐसे थोड़ी देर में नहीं ख़त्म हो रहा असर के वक्त, तो फिर कल, ठीक है। अच्छा लें जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसी वजह से ये उस मौके पे सवाल हो नहीं पाया था, क्योंकि OCI तो हमने जाकर पढ़ा कहीं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के चैप्टर में जाके, फिर पता लगा था कि जो रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है पहली, ये OCI से रूट होकर आती है, ठीक है ना। चले तो आज कर लेंगे अब काम। अच्छा अब आज एक्सट्रैक्ट्स हैं तो जर्नल एंट्रीज नहीं। वैसे आपका रिसेंट अटैम्प्ट वाला सवाल आपने ट्राई किया, किस किस ने ट्राई किया, कुछ हुआ, करीब सारा ही हो गया, फिर भी मैंने तो कराना है। अब उसमें क्या था, जर्नल एंट्रीज। अब यही वर्किंग जो कल हमने की पीपी का नोट उससे बना,
यही वर्किंग मैं आज करूंगा, एक्सट्रैक्ट उससे बनाऊंगा, यही वर्किंग आपने घर पे की आज दोबारा करूंगा मैं आपके लिए, उससे हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे। तो ये ऐसे ही है, आसान है, पर्चा पास करना आसान है, बस आप नियत ही नहीं करते पास करने की। ठीक है, चलें शुरू करते हैं जी। पहले अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। DL uses cost model for subsequent measurement of PP except specialized vehicle जिसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है। चलो जी, आज व्हीकल का रिवैल्यूएशन मॉडल है, कर लेंगे। DL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज, लो जी सवाल से ग्रांट भी हैगी जे, और उसको रखना भी कहाँ पे है, अलग। मैंने ICAP को ईमेल डाली थी, आपको बताया था, और फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि असल में IS1 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है करंट नॉन करंट की, करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन है, उसके जो क्राइटेरिया हैं उनमें किसी भी तरह से डेफर्ड ग्रांट का करंट पोर्शन आता नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है डेफर्ड ग्रांट को करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन करने की। तो डेफर्ड ग्रांट को आपने नॉन करंट लायबिलिटीज में ही शो करना है। जिंदगी सुकून में आ गई, यहां पे लिखें याहू। ठीक है, याहू होता था एक, ठीक है, तो ये वो वाला याहू नहीं है, ये याहू है कि आपकी जान छूट गई। याद है कि गवर्नमेंट ग्रांट नॉन करंट करंट में बाइफरकेट करना भी एक मसला होता था, वो निकालने के बाद जिंदगी आसानी में आ गई। आपने डेफर्ड ग्रांट को करंट नॉन करंट में बाइफरकेट नहीं करना। ओके, ठीक है, गो एंड किल द वेव्स। जहां जहां सोल्यूशन में है कोई बात नहीं, आप इग्नोर करिएगा, आप इकट्ठा वाला कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखते हैं, फेयर वैल्यू पे। चलो जी, इतना सा सवाल है अब आपके सामने। सवाल में देर नहीं लगती, सवाल को सीखने तक, इस तक पहुंचने के लिए हर एक चीज अपना एक पूरा एक मुअम्मा होती थी ना। जैसे यहां पर एक वेयर हाउस है जिसके साथ इन्होंने कोई ड्रामेबाजी की है, रिसेंट टाइम में भी की है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल अलग आया 8 नंबर का, तीसरा चौथा नंबर का सवाल है, करना है वो भी आज, वो आज इंशाल्लाह जोहर के बाद वो करेंगे। अब वो अच्छा, पूरे पर्चे में वो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, पर्चे में बैठ के करने के हिसाब से देखें तो, वरना पूरा पर्चा आपके सामने। कैश फ्लो का सवाल आपने किया, कैसा सवाल था यार। उसके बाद रेशो का किया, बिल्कुल सिंपल सवाल था। IS 16 का सवाल सिंपल था, लेकिन पता नहीं किन बच्चों को मसला आया होगा। हम तो हमेशा एंट्रीज करके ही आगे चलते थे, तो जर्नल एंट्रीज उसने मांग ली थी जो बुनियाद में चीज है, हमें उस पर भी कोई मसला नहीं होना। टेक्निकल सवाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा था, वो भी इस सूरत में कि पर्चे में बैठे हुए तेजी में चीजें इतनी नहीं काबू में आती। IS 8 का अलग से सवाल नहीं दिया, थोड़ा सा IS 8 बीच में उसने घुसा दिया, पिछले साल गलती कर दी थी, इस साल पकड़ी गई और जर्नल एंट्रीज मांग ली, ज्यादती थोड़ी सी। चलिए छोड़ें इस बात को। अच्छा, तो अब वो चीजें थी ना सारी की सारी, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आपने 6, 7, 8 दिन लगाए थे, अब यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है, सीखने के वक्त टाइम लगता है, बाकी तो एक पॉइंट। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन एक तरह से बन गया। ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड पूरा पड़ा हुआ है, आपने 5-6 दिन लगा के सीखा था, अब यहाँ पे क्या था, क्या देर लगनी है, ये आपकी रिवैल्यूएशन पड़ी हुई है। अब सीखते हुए कितने दिन लगे, छोटे सवाल शुरू किया था, एक हफ्ता तो छोटे सवाल ही नहीं मुके सी, उसके बाद फिर थोड़े बड़े सवाल, फिर नोट में जाके देखा। ठीक है, तो वक्त लगता है सीखते हुए। मार्कर कटो जी। चलें जी, अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ें, अदर इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। सबसे पहला पॉइंट क्या है, DL ने परचेजा है एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल, ठीक है जी, जिसका 370 मिलियन का, यकम जुलाई 17 पे व्हीकल की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल थी, रेजिडुअल वैल्यू 30 थी, यकम जुलाई 17। हमारा ईयर एंड 30 जून है, 31 दिसंबर है, तो फिर बस साढ़े वाला मसला आ जाना इसमें, 4.5, 5.5 ऐसे जो होता था। ठीक है, आगे कहता है रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ व्हीकल ऑन 31 दिसंबर 18, यानी इस साल के एंड पे भी कर दिया, और 19 पर इतनी और इतनी है, और कोई लाइफ में चेंज नहीं है, और रेजिडुअल वैल्यू इस चेंज का मतलब क्या है, रिमेनिंग आप खुद निकालेंगे, एस्टिमेट चेंज नहीं है, जिंदगी सुकून में होती थी। कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, अब हमारे 2 साल हैं जी, कौन कौन से, 18 और 19, तो लेंथी वर्किंग लग रही है काफी। चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। शुरू हो गया काम यहां पे, यार ये चलो हो ही जाएगा, तंग लग रहा था मुझे जरा। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट है क्या चीज, स्पेशलाइज व्हीकल, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी मशहूर जमाना फेवरेट वाली वर्किंग। किस दिन खरीदा था,
आपने इस यकम जुलाई 17 को कॉस्ट क्या थी, चलो यकम जुलाई 17 कॉस्ट है 370। उसके बाद ये पहला डेप्रीसिएशन इसकी आई होगी पहली 31 दिसंबर 18 पर, ऐसा ही है। और पहले सॉरी 17 पर, अच्छा, और पहली रिवैल्यूएशन कब हो रही है? मैं तो कहता हूँ जंप ना लगा लें। ठहरो ठहरो ठहरो, एक मिनट, काम हो सकता है क्योंकि उसने एंट्रीज नहीं, उसने 18 और 19 कहा है ना, तो 17 तो नहीं कहा हुआ। एक मिनट, उसने 18 और 19 कहे हुए हैं। कंपैरेटिव का मतलब 18 भी बनाना है ना, तो इसलिए 18 की डेप्शन भी तो चाहिए होगी। जंप ना करो, मेहरबानी ताड़ी, ठीक है। अच्छा, ताड़ी मेहरबानी। लाइफ लबो, यूजफुल लाइफ 10 साल है, रेजल वैल्यू 30 है। यार ये तो वर्किंग काफी अजीब सी है। चलो ब्रैकेट तो करूंगा ही, लेकिन मैं दिल कर रहा है उस तरफ ले जाऊं इस वर्किंग को, इधर ले आऊं, जरा खुली डुली करके करेंगे। वर्किंग वन जरा, वो वर्किंग ज्यादा है ना, रेजल वैल्यू भी माइनस करनी है, फिर फ्रैक्शन भी लगाना है, फिर ऐसे ही तंग हो रहा हूं मैं वहां पे। डेट डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी कोई वर्किंग हो जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो? वो जगह केड़ी बच जानी है। स्पेशलाइज्ड व्हीकल, रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। अब थोड़ा ये जगह खुली हुई, ठीक है। अच्छा, अब यकम जुलाई 2017 पर हमने ये व्हीकल खरीदा था, मैनू नहीं याद गया, दस दो, 370 का। तो 31 दिसंबर 2017 पर इसकी डेप्रीसिएशन की बारी आई, तो 370 की कॉस्ट है, 30 रुपए रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड करो, यूजफुल लाइफ 10 साल है, लेकिन ये तो 1 साल की डेप्शन बनती है। हमने क्या करना है, 6/12 जी, कितना, 17। बुक वैल्यू 353। और इसके बाद अभी आगे चलना है इसमें, अभी इसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 18 के एंड पे जाके रिवैल्यू हुआ, फिर 19 के एंड पे ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे चल रहे हैं, लेकिन पहले 31 दिसंबर 18 पे पहुंच तो लें। अभी तो हम 31 दिसंबर 17 पे खड़े, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 18 तक लाना है, तो अब टाइम बचाना है, लेकिन मसला ये है कि फ्रैक्शन लग गया, वरना तो मैं दोबारा फॉर्मूला ना लिखता, डिवाइडेड बाय 10 जी, 34 आ गया। बुक वैल्यू 319। अब इस दिन क्या करना है जी, आपने रीवैल्यू करना है इसको, तो एक लाइन खाली छोड़नी है और रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। तो 31 दिसंबर 18 पर क्या रीवैल्यूड अमाउंट है जी, 300। कुछ नया लग ही नहीं रहा, बोरिंग तो इसीलिए चल रहा है काम, कुछ नया कर ही नहीं रहे हम, तो क्या करें, अब बच्चे ही कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट तो वही थे जो हो गए जी। 300 कितना, 302 कितना, 17 का लॉस आ गया, मिस विल्लाई लॉस से हो गई जी। अब कुछ सरप्लस में नहीं आया, सारा ही लॉस, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब मेरा मशवरा ये है, सारा भी एंड तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 18 को पहले करना दे, क्या ख्याल है, कर लेते हैं, सिंपल। इससे जरा सीख लेना। अभी मुझे जरा लाल और नीला मार्कर दे दो। आपने कभी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, एंट्रीज नहीं करनी, नोट नहीं बनाना, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, तो मैंने आपको एक बार एक MCQ करवाया था, जिसके अंदर मैंने ये सारी बातें बताई थी कि इस वर्किंग में से P&L में क्या क्या जाएगा। अब देखो, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें 18 पड़ा कहाँ है, तो 18 ये पड़ा है, यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रहा है, ऐसा ही है। अब आप सारे काम करके, एंट्रियां शेंट्रियां करके भी यहीं पे पहुंचेंगे जो नतीजा आपको बता रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स के लिए। तो रिवीजन क्लास में तो आपको पता है, फिर शॉर्टकट्स ही बताए जाते हैं कि सब आता है, अब ये कर लेना। अगर एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आए तो मुझे बताओ, इस बताया भी था वैसे उसमें MCQs में, P&L के अंदर क्या जाना है। एक तो ये डेप्रीसिएशन जाएगी P&L में, और दूसरा ये लॉस जाएगा P&L में, ठीक है। तो आ जाओ, लिखो इसको। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका है जी, ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल का
और कोई जरूरत नहीं है दोबारा कहीं कुछ करने की, वर्किंग वन में निकला तो पड़ा है, वो खुद जाके देख लेगा। ये 34 का एक्सपेंस आ गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ रही है जी पीएनएल में? अच्छा देखो, एंट्री करके देख लो, डेबिट एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड क्रेडिट, यही होती है एंट्री। इसकी एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस, डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो क्यों एंट्रियां करूं मैं जब काम चल रहा है? तो पीएनएल के अंदर क्या जाना है? एक डेप्रिसिएशन और दूसरा पीएनएल के कॉलम में कोई मूवमेंट है। तो ये पीएनएल कॉलम में आ गई ना मूवमेंट, पीएनएल में मूवमेंट है। तो दूसरी चीज क्या आ गई यहां पर? रीवैल्यूएशन लॉस। ये भी वर्किंग वन से अंदर भाई देख लेना कितना, 34 और ये आ गया 70 जी को मसला। अच्छा पीएनएल में इसके अलावा कुछ नहीं जाना, ये टोटल ये चीजें। तो ये फॉर द ईयर फिगर है, ये भी फॉर द ईयर है, लेकिन इसका इंपैक्ट प्रॉफिट में, असल में ना ये बुक वैल्यू पे वर्किंग बन रही है ना, तो ये एसेट वाला इंपैक्ट मैंने पीएनएल में नहीं लिखा। इसकी डबल एंट्री क्या है? 34 की डबल एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन पीएनएल में डेबिट और एसेट क्रेडिट कह दो, एसेट क्रेडिट। तो एसेट क्रेडिट यहां नजर आ रहा है, डेबिट डेबिट मैंने उधर दिखाया है, ठीक है ना। ऐसे ही इस माइनस का एसेट क्रेडिट जो है, इसका डेबिट किसको पड़ रहा है? पीएनएल को। हमारी वर्किंग में इत्तेफाक से वो सामने पड़ा हुआ, हमने उठा के लिख लिया, ठीक है। अगली चीज जो होती है वो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। तो बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 18 पर क्लोजिंग बैलेंस से जाना है, और दो ही चीजें हैं क्लोजिंग बैलेंस जो लेकर जाती हैं बैलेंस शीट में, एक है पीपीई, दूसरा है पीएनएल। पीएनएल पीएनएल ना, पीएनएल तो फॉर द ईयर है। तो ये दो कॉलम है, एक पीपीई आएगा और दूसरा सरप्लस आएगा। सरप्लस तो कुछ है नहीं, तो आपका ये वाला बैलेंस, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला। सवाल खत्म। अगर एक साल ही होता तो कहानी खत्म, कोई एंट्री नहीं की हमने। अब आप एंट्रीज कर लो, मैं सिर्फ एक दफा कर देता हूं। एंट्रीज कर दो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 34 से। दूसरी एंट्री नहीं, पहले ट्रांसफर की एंट्री, एक्यूमुलेशन डेबिट पीपीई क्रेडिट 34 से नहीं, 34 से नहीं, सॉरी 34 जमा 17 कितना बनेगा? कितना बनेगा? पहले मैं जरा लिख दूं, एक मिनट। नॉन करंट एसेट्स में मैं सबसे पहले वो तो लिख लूं जो मैंने आपको सिखाया। क्या जी? स्पेशलाइज्ड व्हीकल, पीपीई ना लिख दूं, पीपीई। पीपीई हाँ ठीक है, उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख लो कि आपको जरा याद रह जाए। ये पीपीई क्या है? स्पेशलाइज्ड व्हीकल है। तो वर्किंग नंबर 1 से क्लोजिंग उठाकर आप इधर ले आए 302। ये मैंने डायरेक्ट कराया आपको। अब एंट्री से वही प्रूफ करता हूं ताकि आइंदा के लिए इस बात को मान लो, पर्चे में ये टाइम जाया ना करना पड़े, ठीक है। अकोमोडेशन डेबिट, अच्छा पहले इस साल की डेप्शन की एंट्री की आपने, फिर आज तक की डेप्शन कितनी? 51 को ट्रांसफर किया, और फिर आपने पीएनएल डेबिट करके पीपीई क्रेडिट किया, लॉस आ गया ना 17। अब आपको क्या करना था? आपने यूं शुरू कर दिया काम। आपने कहा जी हमारा एसेट जो था हमने खरीदा था 370 का, 17 का डेफिसिट होकर 353 पे नजर आ रहा था साल के शुरू में। ये तो ओपनिंग हो गया ना, ये ओपनिंग हो गया, ऐसे ही है। ओ बोलो। अब पहली एंट्री पड़ी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, यहीं पे माइनस कर दिया मैंने जरा, है। या चलो आप अलग रखो, आपको जी ये हमारी कॉस्ट है। पूरी एंट्रियां करके एक बार आज जान छुड़ाएं इससे कि दोबारा फिर हम ये ना देखें। तो पीपीई की एंट्री कर रहा हूं मैंने, यहां पे 302 लिख दिया, ठीक है। इसको इधर ही साफ सुथरा करके ऊपर रखें, मैं इधर वर्किंग करके दिखाता हूं। अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में ऐसे अलग अलग दिखाता, मैं कहता जी स्पेशलाइज्ड व्हीकल की जो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट वो थी हमारी 370, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो थी ना जी साल के शुरू में वो 17 थी। ये ओपनिंग आ गई, ऐसा ही है, ये समझ आती है। पहली एंट्री पड़ी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। दूसरी एंट्री पड़ी, ये तो 370 इधर लिख लो, कॉस्ट ही चलो लिख लो 370। दूसरी एंट्री पड़ी ओ ट्रांसफर, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, यही करते थे एंट्री। तीसरी एंट्री पड़ी पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट। आंसर बताओ 302, इसका आंसर बताओ 0, बुक वैल्यू। तो एडा रोला पा के भी उत्थे ही पहुंचे हो ना।
तो पर्चे में ये नहीं करना, ये एक्सट्रैक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। एंट्रीज तो सारी करनी पड़ती हैं, लेकिन पर्चे में अगर एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आ जाए, लगता तो नहीं इसकी बारी है, पीपी की बारी लग रही है, लेकिन अगर आ जाए तो जिंदगी ज़्यादा आसान है कि आपने पीएनएल वाली फिगर्स देख ली, 2 आई और बैलेंस शीट में क्लोजिंग जाता है, ये पीएनएल है ना, अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा तो वो भी उठाकर लिख देते, कोई मसला। तो ये सारा काम नहीं करना, ये दिमाग में भी नहीं करना अगर एक्सट्रैक्ट्स का सवाल है तो, जरूरत ही कोई नहीं है। बस इतना याद रखो इस वर्किंग में से। ये मैंने आपको जब टॉपिक कराया था तो उस वक्त MCQ 1 लिखा था और उससे बताया था 5 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। वो कह सकता है डेप्शन कितनी जा रही है, वो कह सकता है पीएनएल में क्या एक्सपेंस जा रहा है, या वो कह सकता है ट्रांसफर की क्या अमाउंट है, वो कह सकता है रिवैल्यूएशन कितना आया ओसीआई में, वो कह सकता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट या सरप्लस का क्या जाना है। ये सब एक MCQ से बन सकते हैं, वो इसी वर्किंग से समझाया था। तो फिर आगे भी करते हैं, कोई मसला नहीं। ये मिटा रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि हमारा साल खत्म हो गया। हाँ, बस ये जरूर निशान लगा रहने दो कि इसको भुगता दिया हमने, यहां से लेकर वो तो 353 तो ओपनिंग था ना, ये हमने भुगता दिया, ठीक है, बस सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला साल आया तो अगले साल में आपने पहले डेप्रीसिएशन निकालनी है, डेट लिखे बगैर, याद आया मैं लिखने लगा था तो भूल ना जाए, ठीक है। अब रीवैल्यूड अमाउंट 30 में उसने कहा है कोई फर्क नहीं है, और 10 में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर यकम जुलाई पे खरीदा था तो 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने गुजर गए, 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल, 1.5 साल, तो 1.5 साल गुजर गया, 10 में से 1.5 गया तो बाकी 8.5, ठीक है। पूरे साल की डेप्शन लेनी है, चलो जिंदगी सुकून में आ गई। तो 31 दिसंबर 19 की डेप्रीसिएशन कितनी आ गई, 30। यार साल अगला शुरू हो गया, क्यों ना कलर चेंज कर दें, जरा दूर से नजर आए जी। 31 दिसंबर 2019 डेप्रीसिएशन आपने निकाली है 302 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 8.5 करके, और ये आ गया आपका 32। उसके बाद अगला काम आपने नशर तो करना ही है, उसकी एंट्री नहीं होती थी पर करते फिर भी थे। तो 17 को डिवाइड कर दो 8 पॉइंट, ना करें ना तो जो बाद में अगर इसके बाद सरप्लस आए तो वो फिगर सही नहीं होती जी, +2, पर इसका करना कुछ नहीं है, एंट्री कोई नहीं होनी। वैसे तो एंट्री हम कोई भी नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये पहुंच गया हमारा एसेट 31 दिसंबर 19 पर, कितने पर, ये कितना हो गया, 270 पे एसेट आ गया, और लॉस इस वक्त -15 पर नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब फिर क्या हुआ, एक बार फिर से रीवैल्यूएशन हो गई। तो चले रीवैल्यूएशन में क्या कहता है, 31 दिसंबर 19 पे 290 पे एसेट चला गया, तो एक लाइन छोड़ी आपने और 290 लिख लिया। ये 290 क्या है, 31 दिसंबर 19 पर एक लाइन खाली है और रीवैल्यूड अमाउंट आपको नजर आ रही है 290 की। अब ये 290 पे गया तो आपको क्या आ गया जी, 20 रुपए का सरप्लस। हाँ जी, मुश्किल काम तो नहीं है कोई, उल्टा मैंने मुश्किल को भी आसान करने की कोशिश की। ये काम तो आपको आता ही है, अगर एक्सट्रैक्ट्स आ जाए तो शॉर्टकट किया, ठीक है जी। पहले इसने जाके इस लॉस को उल्टा दिया, 0 हो गया, बाकी 5 रुपए आपके सरप्लस में नजर आएंगे। और चूंकि यहाँ पे साल खत्म हो गया तो ट्रांसफर ट्रूसफर कोई नहीं होना। अब सारी एंट्रीज करनी है, आपकी मर्जी है, और अगर अब बात माननी है तो मान ले, मैंने वैसे एक बार प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा 19। इस 19 में पीएनएल के अंदर क्या जाता नजर आ रहा है आपको, एक तो आपको डेप्रीसिएशन जाती हुई नजर आ रही है, ये डेप्रीसिएशन जाएगी। दूसरा आपको ये प्लस की कोई डबल एंट्री तो नहीं होती थी, लेकिन ये फॉर द ईयर जिसमें ये ओसीआई भी हिट होता था, ये एंट्री होती क्या होती थी, एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट। तो ये पीएनएल के अंदर आपका, मैं इसको गेन लिखूंगा, ठीक है, इसलिए गेन लिख रहा हूं कि आप उसको इनकम के तौर पे लिखें। हालांकि दरअसल तो ये क्या होता था, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक, पर रिवर्सल ऑफ लॉस इज जस्ट लाइक गेन। तो ये आपका क्या आ गया जनाब, पीएनएल के अंदर ये फिगर आएगा, ठीक है।
और पीएनएल में कुछ आना है, बोलो। ओसीआई का आइटम मौजूद है, इसकी एंट्री क्या हुआ करती थी, बोलो। इसकी एंट्री, अब पूरी एंट्री नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं पूरी एंट्री नहीं करनी, एंट्री करके भी यहीं पहुंचना है, घर पे जाके इसकी एंट्रीज कर लेना बेशक आप, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो एसिड डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, पीएन, मैं तो ऐसे चल नहीं रहा, ठीक है। अब मैंने अभी तक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें ढूंढ ली यहां पर। पहली चीज है डेप्रीसिएशन, पहले से लिखा हो दोबारा ना लिख देना, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 32 की डेप्रीसिएशन नजर आ रही है जी ये। उसके बाद 5 क्या है, चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, स्पेशलाइज्ड व्हीकल का है, ऐसे ही है जी, कितना 5 इस साल में, पिछले में कोई नहीं था। और ये क्या है, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस, लेकिन हम इसको क्या लिख लें, रीवैल्यूएशन गेन लिख लें, ठीक है। रीवैल्यूएशन लॉस कोई नहीं आया, रीवैल्यूएशन गेन आ गया जी, जरा अलग रहे तो अच्छा लगता है, रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है जी। ये वर्किंग नंबर 1 से ही आया है, ठीक है। कितना गेन है जी, पिछले साल ये नहीं था, ठीक है। ये बात सारी चल रही है किसकी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल की। मैंने अभी तक सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है और उस वर्किंग से ही सारा कुछ मुझे मिल गया, जो मेरा पीएनएल में आना है, ओसीआई में आना है। इवन बैलेंस शीट की बारी भी आई तो बैलेंस शीट में क्या हो रहा है जी, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस किस चीज के होते हैं आपको पता है, एसिड का क्लोज, एसिड बैलेंस शीट आइटम है, और रीवैल्यू सरप्लस ही, ये फॉर द ईयर जो अरोज हुआ है, ये वो है, ये ओसीआई से होकर अल्टीमेटली कहां जाया करता था, रीवैल्यू सरप्लस के कॉलम में, और वहां से क्लोजिंग बन के बैलेंस शीट में ही तो आता था। तो यही वो लिखने लगा हूं मैं कि दूसरी चीज क्या आएगी, ये 290 सॉरी, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये 5 भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड व्हीकल का क्लोजिंग क्या आ गया, 290। कर लो सारी एंट्रीज ऐसे करके, पहुंचना यहीं पे ही है, आपकी मर्जी है, घर पे कर लेना ट्राई, ठीक है, घर पे चेक कर लेना, ओके। ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई इट एट क्लास, अच्छा इन क्लास, सॉरी जी, ओके। दूसरा क्या आएगा जी, अच्छा अब नॉन करंट एसिड्स 2 और है ना, मैंने कहा जरा जगह छोड़ के चले ना, तो आगे प्लांट है, उसके बाद वेयर हाउस भी है, तो ये 3 पीपी या कोई और आइटम भी आ सकता है। करंट एसिड वैसे नजर तो नहीं आया, तो 4 को लाइनें इसके नीचे में छोड़ देता हूं, ठीक है। और उसके बाद करंट एसिड कहीं ना आ जाए, इक्विटी आ गया, इक्विटी, ये रीवन सरप्लस कहां नजर आया करता है जी, इक्विटी में, जहां पर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग होते थे, मुझे वो नहीं लिखने, मैंने रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, जरा पढ़ के देख लो, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में जो चीज मेरे लिए रेलेवेंट है वही लिखूंगा ना, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा आकर रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका जी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, और ये सब कुछ ही कहां से आ गया, एक वर्किंग से सारा कुछ हो गया जी, पिछले साल कोई नहीं था। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, ये मैं मिटा दूं, ये जो नहीं करना वो मिटा दूं, सीखा ऐसे ही था, सब कुछ ऐसे ही किया हुआ है। अब वो एंट्रीज मांग लेगा तो एंट्रीज जरूर करेंगे, नंबर उसी के मिलने, लेकिन जब वो एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है तो उसने कहां से एंट्रीज को नंबर देने। अपना काम करें जल्दी जल्दी, ये तो उल्टा टाइम बचा गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जी, सॉरी, देखो वर्किंग तो जरूरी है ना, वर्किंग उसकी, इतना टार्जन तो मैं तो नहीं हूं कि मैं इस वर्किंग के बगैर भी सब कुछ डायरेक्ट कर लूं, तो मेरे ख्याल में कम से कम वर्किंग तो कर लो, है मेरे हाथ देखो, वर्किंग एक बुनियाद है, वर्किंग से ही आपने एंट्रीज मांगे तो वो कर लेनी है आपने, मैंने आपको हर चीज वर्किंग से सिखाई है, इस वर्किंग ने आगे भी चलना है, R2 के अंदर भी इसी के आगे 2 कॉलम पढ़ने, और फिर IS12 भी इसी में लग जाना है। वर्किंग बुनियाद है, वर्किंग को नहीं छोड़ना, कोई देर नहीं लगती है, फटाफट वर्किंग करके फिर शॉर्टकट बता दो दिए, कितनी देर लगी है, तो जितनी देर में आपने गलती करके सोच के गलती करके लिखना है, उतनी देर में हम बगैर सोचे गलती किए बगैर वर्किंग बना के जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है, ओके। जहां शॉर्टकट बेटा होता है मैं बता देता हूं, ठीक है, हाँ जी, टार्जन ले जी, पॉइंट 1 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। पॉइंट 2, DL सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पढ़ो जी इसको,
बस 10 मिनट में अब ये सवाल खत्म करना है, ठीक है। डीएल ने एक प्लांट सेटअप किया 280 मिलियन का। प्लांट की यूजफुल लाइफ 8 साल है और प्लांट को यकम जनवरी 18 में खरीदा था और अवेलेबल फॉर यूज हुआ यकम, तो इसलिए इसको छोड़ो। ये है हमारी डेट ऑफ एडिशन की डेट, यानी कि स्टार्ट डेप्रिसिएशन यहां से करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, कमर्शियल प्रोडक्शन। अच्छा डो यार, कमर्शियल प्रोडक्शन इसका क्या करना, इसका भी कुछ नहीं करना, ठीक है। परचेज जिस दिन हुआ उसको छोड़ो, जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसको भी छोड़ो। हमें तो जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ वो चाहिए फॉर डेप्रिसिएशन। और यकम जुलाई 18 पे, अच्छा इसको ना, इसको कभी भी आपने, मुझे याद है मैंने कहा था इसको कभी भी लिफ्ट ना कराया करो। अगर आपको ग्रांट रिसीव हुई एसेट से रिलेटेड तो उसके आने की डेट को भी इग्नोर करो। आपके लिए स्टार्ट करने की डेट जो डेप्रिसिएशन है वही आपकी स्टार्ट करने की डेट है अमोर्टाइजेशन की, ठीक है। यानी कि स्टार्ट करो डेप्शन और रिकॉर्ड करो इनकम, रिकॉर्ड इनकम इसी डेट से। बाद में आती है तो क्या हुआ, पहले आ जाए तो भी रुकी रहती है। आपकी डेफर्ड ग्रांट मैच किससे करती है, आपके को मसला। अच्छा, अब मेरे ख्याल में तो इसकी वर्किंग भी बनाना नहीं वारा खाती क्योंकि ये तो कॉस्ट मॉडल वाला है। खैर चलें, 120 मिलियन की ग्रांट रिसीव हुई है टुवर्ड्स प्लांट और सैंक्शन लेटर कह रहा है कि इफ डीएल सीजेस द यूज ऑफ प्लांट इन रिमोट एरिया 31 दिसंबर, डीएल वुड बी रिक्वायर्ड टू रीपे द ग्रांट इन फुल। कहीं पे लिखा हुआ है कि वो उनको लगता है कि नहीं करेंगे, तो फिर वो करेंगे, उनकी यही उम्मीद है, ठीक है। अब ये दोनों को मैं तो कहता हूं वर्किंग में भी ना लाएं, डायरेक्ट ही पोस्टिंग कर देते हैं, शुरू करें काम। तो सबसे पहले इस प्लांट को रिकॉर्ड कब आया है, मतलब 2018 में आ गया ना। चलो तो यहां पे मैं आ गया, मैंने यहां पर लिखा पीपीई। अब ये पीपीई में क्या चीज आ रही है जी, प्लांट, ठीक है जी। अब प्लांट की कॉस्ट इधर लिखी हमने। एक काम करते हैं, वर्किंग यहीं पे शो कर देते हैं थोड़ी सी जी। ये 2018 के लिए जी कितने का प्लांट खरीदा, आप एंट्री बोलो ना, बोलो तो सही एंट्री। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 280, ठीक है। और साथ ही ग्रांट को भी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। माना वो कुछ दिन बाद आ रही है, ग्रांट की एंट्री कितनी आई है, ग्रांट ये डेफर्ड, ये जो IAS 20 है ये बस ऐसे ही रिवाइज होना है आज जितना हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, 120 रुपए की ग्रांट रिसीव हुई तो कैश डेबिट। अब इसके अंदर भी कुछ 2-3 लाइनें छोड़कर नॉन करंट लायबिलिटीज लिखो। आज ये भी जान बख्शी होगी, कितना टाइम बच गया कि अगर आपको डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करनी पड़े। तो मैंने कहा था कि पता लग गया, लेकिन फिर मैंने कहा था अब रिवीजन क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बात चलते चलते जहां पे थी वहां से तो गुजर गई थी ना। इसलिए जब रिवीजन होगी तो अब जो रिवीजन क्लास में नहीं आया और बाद में भी नहीं लेगा रिवीजन क्लास, तो उसकी ये सहूलत उसको नहीं ना मिली। तो वो पर्चे में अगर आ जाएगा ये सवाल और ऐसे ही डेफर्ड ग्रांट तो करंट नॉन करंट बैठा होगा, बाइफरकेट कर रहा है जी, तो कितना पागल होगा वो। इसीलिए कहा था जब कहूं जाना तब जाना जी। तो डेफर्ड ग्रांट प्लांट की मद में आई है, डेफर्ड ग्रांट रिलेटेड टू प्लांट है। और इधर देखो जी 2018 में कितनी है अमाउंट, 120 की एंट्री बोलो, बोलो तो सही। कैश डेबिट, कैश डेबिट दिमाग में, डेफर्ड ग्रांट। एक्सट्रैक्ट्स में कैश कभी भी शो नहीं करते थे क्योंकि कैश का ओपनिंग डेबिट्स क्रेडिट्स पता नहीं है, वहां पे तो क्लोजिंग बैलेंस आने होते हैं, इसलिए हम नहीं करते थे प्रेजेंट, याद है ना। अब ये तो होगी रिकॉर्डिंग, अब तुमने जमाई भी ले ली। अब हम करेंगे प्लांट को डेप्रीशिएट और ग्रांट को अमोर्टाइज, सिंपल, ठीक है। तो 18 के अंदर तो अप्रैल 18 से शुरू होना है, 31 दिसंबर तक कितने महीने बने, तो 9 महीने इनकम और डेप्रीसिएशन। तो यहां पे आए हम, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब ये किसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी, प्लांट का। तो 2018 और इसी तरह से इनकम के लिए भी यहीं पर ग्रांट इनकम, ये भी प्लांट रिलेटेड ग्रांट है ना, ठीक है। इसका भी 2018। अब मेरे पास तो जगह बहुत है, आपको मैंने इसलिए कहा हुआ है 2-3 लाइनें छोड़कर चला करो। खैर आपने तो एंड पे जाके लिखा होना है, पूरे सफ़े के ऊपर तो ये 4 चीज़ें एक्सट्रैक्ट की आनी होती हैं। तो चेंज इन रीवैल्यू सरप्लस, ज़रा मैंने इसको नीचे खिसकाया, जगह बनाई,
लें जी। अच्छा, अब 19 के लिए भी करेंगे ना, जगह बना दी ना 19 के लिए भी। हाँ जी, पहले एसेट को डेप्ट कर लें। अब डेप्शन के लिए कॉस्ट तो हमें मिल गई 280, लाइफ का ही नहीं गिवन, कहाँ है? ओके, जज़ाकल्लाह। प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल। बस इसको पकड़ो, इसको डेप्ट करो और सब कुछ इसी के साथ ही मैच करवा दो। ठीक है भाई, जरा जाग के देख लो जरा क्या करने लगे हम। तो प्लांट की कॉस्ट है 280, तो 280 डिवाइडेड बाय, अब यहां जगह जरा तंग है, मैं डिवाइड दूसरे वाला लिख रहा हूं, तो 280 डिवाइडेड बाय 8 साल। ठीक है, लेकिन 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 इस साल में आपको रेजल वैल्यू तो नहीं थी कोई, उसके नीचे कहा हुआ ना स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी सवाल नहीं है। ये उस मौके पे करने के लायक सवाल था, सिवाय इसके के ये चीज नहीं पड़ी हुई थी, वरना इतना आसान सवाल। लेकिन चलो अच्छा हो गया ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, हर दफा होती है। अच्छा जी, हर दफा इसलिए होती है आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मुझे तो पता होता है कि ये क्यों किया नहीं है, तो ये कर नहीं सकते तो फिर रहता रह जाता है, और आखिरी दिन के लिए रख लेता हूं क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स को रिवाइज करना होता है। ये शॉर्टकट भी समझ में आ जाते हैं, जरा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो 280 को डिवाइड किया हमने 8 से, एक साल की डेप्शन आई, इनटू 9/12 किया, आंसर इज। अब इसकी डबल एंट्री बोलनी है, 26 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहीं पे डायरेक्ट ही कर दो बस। एक्सट्रैक्ट जो हुए तो बैलेंस शीट के फेस पे तो बुक वैल्यू नजर आती है ना, तो ऐसे ही चलाओ। दूसरी चीज अब क्या चाहिए आपको, ग्रांट इनकम, वो भी यहीं पे निकाल लो। अब ग्रांट इनकम की अमाउंट कितनी है, 120, बस यहां से कॉपी पेस्ट मार लेना है आपने। अब फिगर कितनी आती है, मैं एंट्री की तरतीब जरा वही रखता हूं ताकि बोलते हुए सही रहे। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट 11, ग्रांट इनकम क्रेडिट 11। ठीक है जी, साल खत्म। कितना आ गया जी, 254, ग्रांट 109, सही है। अगला साल भी कर दो, अगले साल में तो और आसानी हो गई, 280/8 पूरा ही आ जाना है, और इधर चलो लिख ही दो वैसे ही, चलो, और इधर भी 120 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, बस कहानी खत्म। डेप्रीसिएशन कितनी आ गई, 35 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने गया, ये पड़ा है, 19 लिखा नहीं अभी लिख लेते हैं। अब इसको उठाकर लिख लो, आसानी करो, वरना 280 लिखोगे तो पहले 26 भी लिखना पड़ेगा जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 35, क्या हो गया ये, हाँ 219। ठीक है, और दूसरी एंट्री अब इसकी पड़ेगी, कितना बनता है, 15 की एंट्री बनेगी 2019 में। अब इसको पकड़ो 109 को, कई बार ये काम किया हुआ है, ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि ओसीआई उस वक्त नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, ये कितनी, 15 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। मेसोपोटामिया वगैरह वाले सवाल, इसके दादे थे, बाप भी नहीं थे, दादे थे इस सवाल के, तो कुछ भी नहीं है। तो आपने बड़ी मुश्किलें सही हुई हैं माशाल्लाह। आप अब बस अल्लाह अल्लाह करें, पर्चे में परेशान ना होना, जो समझ में आए वो करते जरूर जाना जी। पासिंग मार्क्स पर्चे में मौजूद होते हैं, मुश्किल चीजें भी होती हैं लेकिन कोई मसला नहीं जी। 2 एडजस्टमेंट्स ओवर। लास्ट इज अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 18, मीन्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है। प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज, ओहो हो, ये तो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि यकम जनवरी 18 जो हमारे इन 2 साल में पहला दिन है, पिछले साल का पहला दिन है, उस दिन ये एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट। लेकिन अब चूंकि आपके पास फेयर वैल्यू मॉडल आईएएस 16 में मौजूद है, तो आईएएस 16 को हम कहेंगे, पहली बात
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है ये डिसाइड किया करता था कि ट्रांसफर किस पे होनी है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है फेयर वैल्यू मॉडल, तो इसका मतलब ट्रांसफर विल बी एट। अब अगर तो इन्वेंट्री से कोई चीज आ रही है तो फिर आने देंगे, उसके पास तो फेयर वैल्यू मॉडल है नहीं, लेकिन पीपीई के पास तो फेयर वैल्यू मॉडल है ना, तो उसको क्या कहेंगे, चल पहले फेयर वैल्यू पे ला। इसका मतलब पहले हम इससे फेयर वैल्यू मॉडल पर लाएंगे, और इस बेचारे की वर्किंग तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाली होती है, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड करेगा और फिर पड़ा रहेगा इसका सरप्लस, क्योंकि एसेट तो निकल जाएगा, और निकल के कहां चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मैं, जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं, छोटी छोटी जो ट्रांसफर वाली एग्जांपल्स थी ना, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर आपके इसमें IAS 40 वाले चैप्टर में, तो वो वाली एग्जांपल्स की फॉर्मेट पे बिल्कुल ये वर्किंग्स करने लगा हूं। वेरी सिंपल। ऑन यकम जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ, इतना आसान, सब कुछ आसान किया हुआ है। कैरिंग वैल्यू इस दिन कितनी है 80, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 16, ये उसने बताई। क्यों, यकम जनवरी 18 पर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर करने हमने, ठीक है। तो वैसे इसका करना कुछ भी नहीं था, ये तो धोखे के लिए है। ये कैरिंग वैल्यू तो चलो यूज हो गई, ये रिमेनिंग लाइफ तो धोखे के लिए है। इस 16 का हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां से निकलकर ये कहां चला गया, इन्वेस्ट। अगर वहां पे कॉस्ट मॉडल होता फिर मसला था, वहां पे तो फेयर वैल्यू मॉडल है, तो लाइफ है धोखा के बच्चे, इसको डेप्सिट कर दें, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो जी, ये वर्किंग तो यही यूज हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहां पे एसेट बदल लो, इसका काबू भी सीए काबू में भी रहेगा। तो वर्किंग नंबर कौन सी आ गई 2। वेयर हाउस, हेयर हाउस, वेयर हाउस, हेयर हाउस, वेयर हाउस वेयर हाउस की बुक वैल्यू यकम जनवरी 18 पर कितनी है, बुक वैल्यू तुसी। इसी दिन एक लाइन छोड़ो, ऐसे कहो तुम इस एसेट को छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, और पीपीई को कहो तुम इस एसेट को छोड़ो। वेयर हाउस के आगे हमने, मुझे याद है हमने पीपीई भी लिखा था ब्रैकेट में जब हमने एग्जांपल्स को किया था, तो ये पीपीई है वेयर हाउस, ठीक है ना जी। तो पीपीई को हमने कहा छोड़ो इस एसेट को, लेकिन पहले फेयर वैल्यू पे लाओ। तो इस दिन की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी। बड़े बड़े खराब किस्म के सवाल हमने, खरांट किस्म के सवाल किए हुए हैं इसके, जब ये टॉपिक्स कर रहे होते थे। तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसे टाइम पास के लिए मैंने जी 104 टाइम पास हो रहा है ना, फायदा तो नहीं हो रहा कोई, थोड़ा बहुत चलो हो रहा होगा शायद। इतना आसान सवाल को मुश्किल सवाल होता, मुश्किल सारे कर लिए, अब क्या करें जी। 24 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और ये 24 इधर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसको ट्रांसफर तो करेंगे बाद में, चलो ट्रांसफर भी कर दो। इसी दिन इसको उठाया और ट्रांसफर कर दिया इसको टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जैसे ही ये काम करते थे मैं आपको कहता होता था बेटा जी लेजर ओपन करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेजर पसंद है, फेयर वैल्यू मॉडल वाले को। पहले दिन जो असल में लेजर बना लिया था, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर आपने ओपन कर लिया, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करूंगा इंशाल्लाह। तो वेयर हाउस जो पहले पीपीई हुआ करता था, आजकल वो अपने आप कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मुझे, ठीक है। तो यकम जनवरी 18 पे मैं बड़ा होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनूंगा, हो गया। अच्छा, तो बड़ा होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया जी। तो ये पीपीई क्रेडिट होकर यहां पे पीपीई आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया, 0। लेकिन ये बेचारा ऐसे ही मुंह तकता रह जाएगा, क्योंकि अब यहां पे एसेट तो बचा नहीं जिसको डेप्रीशिएट करें, और सही है ना। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो इधर आकर भी डेप्रीशिएट हो रहा होता, तो फिर तो रीवैल्यू ही ना करते, फिर इसने आना ही नहीं था। आया है तो पड़ा रहेगा जब तक बिक ना जाए, ठीक है। तो मैं आपकी आप इसको भूले ना, मैं इधर डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, हालांकि आज तक यहां पे कभी डबल अंडरलाइन की ही नहीं थी। अब पहले उस वर्किंग को फटका दो, उस वर्किंग में से क्या कुछ आना है पीएनएल के अंदर। ये तो एसिड डेबिट, ये तो ओसीआई वाला आइटम है, ऐसा ही है। ये कहां जाएगा, ये ओसीआई में जाएगा। उसके बाद ये ट्रांसफर है, बैलेंस शीट आइटम। बस बैलेंस शीट के अंदर ये SOFP ये 18 में चला गया, तो 18 के अंदर इसको क्लियर कर दूं। OCI के अंदर चेंज इन
रीवैल्यूएशन सरप्लस है। पूरी एंट्री करनी है, पूरी कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है। एंट्री क्या हो रही है? एसेट डेबिट, पहले एक्यूमुलेशन की एंट्री की होगी जिसकी जरूरत नहीं थी ना, वैसे कर ली। उसके बाद एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, कितने से? 24 से। तो ये सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 24, ठीक हो गया। अब यही आ गया बैलेंस शीट के अंदर, आके यहां पे समा गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। किसका है जी? वेयर हाउस का है। और ये कहां से आया जी? वर्किंग नंबर 2 से। उधर भी लिख दो वर्किंग 2, इधर भी लिखो वर्किंग 1, कहीं और रह गया तो लिख लेना खुद ही, ठीक है। तो रह गया कुछ यहाँ, ये कितना? अच्छा, अब अगली बात पता है क्या है? यहाँ पे भी 24 में लिख सकता हूँ, लेकिन चलो साल पूरा होने दो, कि अभी लिख दूं? पक्के हो जाओ ना। ये सरप्लस ने कहीं जाना है? अब मैंने इसके नीचे सीट बेल्ट लगा दी, डबल अंडरलाइन करके। मैंने कहा बस इधर, तुम इधर रुको इधर, क्योंकि ये वेयर हाउस जब तक बिकेगा नहीं तुम इधर ही रहोगे। तो इसलिए इसने इधर ही रहना है, अगले साल भी वेयर हाउस कोई नहीं बिका। मैंने कहा पहले ही लिख लो, इसकी जान तो छुड़ाओ। लेकिन अगले साल कुछ अरोज से रोज कोई नहीं होना। ओके, अच्छा, अब ये आ गया इधर मेहमान आपका, और यहां पर कौन सा मॉडल यूज करते हैं? सुभान अल्लाह, द वेरी वेरी इजी। 31 दिसंबर 18 पे 96 मिलियन होगी इसकी फेयर वैल्यू। तो 31 दिसंबर 18 पर क्लोजिंग फेयर वैल्यू 96 पे लिया, तो फेयर वैल्यू लॉस आ गया, बैलेंसिंग पीएनएल में जाता है। पीएनएल लिख देता हूं मैं जी, कितना? 8 का। अब ना तो ये एंट्री कर ली आपने, तो बोलो अब पीएनएल के अंदर इस लॉस ने जाना है, और बैलेंस शीट के अंदर तो ये कहां चला जाएगा आपका? पीएनएल में। और ये कहां जाएगा आपका? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर साल क्लोज करके हम यही चीजें देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पीएनएल आया, पीएनएल के अंदर हमने लिखा यहां पे फेयर वैल्यू लॉस, ठीक है जी। अगले साल गेन है, ऐसे लिख दूं मैं जरा, अगर आपकी ज्यादा तो जगह खत्म हो गया मेरे पास, फिर नहीं मिटाया जाना, मेरे को 2 आ गए थल्ले, गेन या लॉस। ये एक लाइन में हो सकता है, कोई नहीं, खैर आसान है ना ये, तो सही है। हो तो ये भी सकता था सरप्लस लॉस, लेकिन वो जरा अलग अलग रखा मैंने, ठीक है। इसको भी अलग रख सकते थे जी। तो 8 का फेयर वैल्यू लॉस आ गया 2018 में नेगेटिव, और बैलेंस शीट के अंदर आपका नॉन करंट एसेट्स में आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कि वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस पुराना कोई नहीं बचा, वो पीपीई में होता अगर इस साल के स्टार्ट में हमने उसे ट्रांसफर नहीं किया होता, लेकिन इस साल के एंड पे तो नहीं है ना। क्या ख्याल है? ये खत्म 31 दिसंबर, तो ये कोई नहीं, ये कम 18 पे 0 हो गया था, ये अब पड़ा है तो आ गया, ठीक है। अगला साल आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओगे। ये क्लोजिंग बैलेंस यकम जनवरी 19 पर ओपनिंग बन गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिवीजन भी जरूरी थी, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सवाल भी करना है। तो इसके अंदर बेसिकली IS 16 तो हमारा कल से रिवाइज हो ही रहा है, अभी उसका सवाल भी होना है, अभी रिसेंट टाइम वाला भी। अभी हमने IS 20 और IS 40 भी रिवाइज कर लिया जी, 96। अब ये रेंट पर, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, डू नॉट डेप्रीशिएट, याद है IS 40? जब फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो डू नॉट डेप्रीशिएट, इसलिए लाइफ रेलेवेंट नहीं थी, बस फेयर वैल्यू पे ले जाओ, गेन लॉस पीएनएल में। तो 31 दिसंबर 19 पे 115 हो गई फेयर वैल्यू, तो 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू जो है वो 115 हो गई। तो आपको कितना? 19 का फेयर वैल्यू गेन आ गया। बैलेंसिंग, ये भी पीएनएल वाला आइटम, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में तो सवाल ही खत्म हो गया हमारा, इतनी जल्दी, ठीक है। तो मुश्किल काम नहीं है, आपने मेहनत कर रखी है सारी। पीएनएल में ये जाएगा और बैलेंस शीट में ये, तो पीएनएल में गेन आ गया 19 का पॉजिटिव, ये कितना था? 8 था ना। और बैलेंस शीट के अंदर ओ पिछली बार लिखा ही नहीं, हाँ 96 लिख लो, सॉरी, और यहाँ पर 115 फेयर वैल्यू भी नजर आने से सवाल खत्म है जी। जरा जूम आउट करके इसकी पिक्चर रखें इनके सामने।
जी आ जाएं अपने आखिरी सवाल पे। आपको होमवर्क दिया था रीसेंट अटेम्प्ट वाला, ले आए। इसकी अब वर्किंग सब कुछ यहीं पे कर लूँ, उधर वाला भी पड़ा रहे, कोई रेफर ही करना पड़ जाता है। ठीक है, बस 1 मिनट अभी हैं, 7-8 मिनट है बेटा, 2-3 मिनट पहले छोड़ूंगा, बस फिर 1 मिनट सिर्फ ले लो, सिर्फ इसको पढ़ ले एक बार। वो कहता है जर्नल एंट्रीज करो, नरेशंस नहीं करने। खैर है, 1 जुलाई 23 पर KL रीवैल्यूड इज फैक्ट्री फॉर सेकंड टाइम। चलो जी, ईयर एंड क्या है? 30 जून 24, तो हमारे साल का पहला दिन है 1 जुलाई 23। इस दिन वो कह रहा है रिवैल्यू किया है, लेकिन ये दूसरी बार है कि रिवैल्यू किया है। अभी हड़प्पा वाला सवाल किया तो उसमें भी दूसरी बार ही था, ओपनिंग में आपका सरप्लस लॉस आ रहा था, बिल्कुल वही काम है, कई बार ये काम आपने किया, कोई नई चीज नहीं। रिजल्टिंग इन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 18। बिफोर दिस रिवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज 81, जिसमें ग्रॉस ये है, डेप्रिसिएशन आज तक की ये थी, और दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन व्हिच हैड रिजल्टेड इन रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ इतना। अब सब कुछ ही गिवन है, उसने सब कुछ ही बता दिया, बस स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिया। तो वर्किंग 1 जब मैं करूंगा तो मैं अपनी मशहूर जमाना वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, RS, पहले एसेट ना लिखा, एसेट का नाम क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई। अब ये सवाल है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? ये हो गया था ना, होना चाहिए था, क्विकली करेंगे सही, फिर भी जरा तसल्ली आपकी हो, जिन्होंने नहीं किया उनकी भी हो, थोड़ी गैरत भी आए कि जब बाकी कर सकते थे तो हमने क्यों ना किया। तो ये अगर हरकतें रही ना तो पढ़ के भी बंदे फेल होते हैं। ऐसी हरकतें छोड़ दें, अब पढ़ पढ़ के सारा सेशन और एंड पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ओ कोई नहीं 4 से शुरू करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। ये नहीं पता ना, फरवरी मार्च, सर ये तो हमने बताया ही नहीं था। अच्छा, तो यकम जुलाई 2023 21 बुक वैल्यू गिवन है, जो कि निकली है 90 माइनस कितना, नहीं 90 तो है थी, हाँ 90 माइनस 9। डायरेक्ट कर दूं ना, नहीं डायरेक्ट कर दूं, मतलब मैं इसको अलग अलग तो ना लिखूं। बोलो जी क्या आता है? 81, ठीक है। और इस दिन कोई सरप्लस, ये कह रहा है सेकंड टाइम ये हुआ है। ओ अपवर्ड रिवैल्यूएशन इस दिन हुई है 1 जुलाई 23 को, लेकिन इससे पहले बिफोर दिस रिवैल्यूएशन ये कैरिंग अमाउंट थी। ओके, ठहर, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन, अच्छा, जिसकी वजह से एक लॉस आया था। ठीक है, तो इसका मतलब जिस पर एक लॉस आया था, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 21, जिसका लॉस आया था 12। इस वक्त वो कितना पड़ा होगा ये पता नहीं है, बात समझिए। ठीक है, उसने जो हमें बताया है कितना, 12, फिर पढ़ लो। दिस फॉलोड अ प्रीवियस, हाँ सही है सही है, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई विच हैड रिजल्टेड। अच्छा, इसको मैं तोड़ के लिखूं तो काम चल जाएगा, तोड़ के लिखूं ना अगर तो काम चल जाएगा कि 1 जुलाई 21 पर पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी, ऐसा ही है, तो बोलो। तो उसके बाद अब आकर 1 जुलाई 23 पर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, बस ये कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, कि मेरे पास जो कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मेरे पास कितनी है? 90। ठीक है, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, और इसमें से लेस करता हूं मैं 30 जून 2023 तक की ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यूं लिख दो, यूं लिख दो 30 जून 23। अब ठीक है, और बोलो अक्यूमुलेशन इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो। उसने 9 दिया हुआ है, लेकिन मैंने इससे कुछ और भी करना था। ठीक है ना, यानी अगर 9 रुपए की डेप्रिसिएशन है, और जरा चेक तो करो पिछली रिवैल्यूएशन कब हुई थी? लास्ट रिवैल्यूएशन हो रही है जनाब 1 जुलाई 2000, और आज ये आज क्या दिन, आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? ब्रेक करनी है, जल्दी से बताओ। 1 जुलाई 2000, तो कितने साल गुजर चुके? अगर 2 साल गुजरने पर 9 रुपए एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, तो इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब अगर 4.5 है तो आप परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, कि ये तो 2 साल की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन, तो 1 साल की 4.5 है। अगर 1 साल की 4.5 है तो इसकी परसेंटेज निकालो 90 से, तो 4.5 डिवाइड बाय 90 करें तो कितना आता है?
5%, ये जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैंने नमाज के बाद शुरू करना है, अभी करते हैं। ये मतलब 5% डेप्रिसिएशन रेट था, तो 5% के हिसाब से 2 साल अगर ये डेप्रिशिएट हुआ है तो ये भी दरअसल जो 12 आया था ये 2 साल के हिसाब से प्लस तो करना है ना, ये इसलिए सारी लड़ाई कर रहा था, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आकर शुरू करते हैं नमाज के फौरन बाद, ठीक है। इस पार्ट को यहीं क्लोज कर दें, ये आसान सवाल है, सिर्फ यही छोटा सा पॉइंट था, इसको जैसे भी मर्जी कर लें आप। बेसिकली आपको क्या चाहिए था, 5% रेट जो असल में था, यानी 5% रेट कह लें या 20 साल लाइफ कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो 20 साल लाइफ निकल आए तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन भी निकाल रहे थे जैसे, तो आप इसका भी प्लस वाली फिगर इकट्ठी निकाल लेंगे ताकि वो फिगर आ जाए रिवैल्यू के दिन, जिसको कंपेयर करके गेन लॉस निकालना। भाई इतनी सी बात थी, इसमें बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगला वाला पॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, और उससे अगला तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थले बैजा, पार्ट 1 को क्लोज कर दें।